Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our ninth lecture, which is on time value of money. In previous lectures, we have discussed about the interest, what is interest, and what are the types of interest, importance of interest. And the next concept which we are going to discuss in today's class is time value of money, which is very much related to the interest. Now, what is time value of money? There are two words. One is time and value. We can compare money with respect to the time. हम ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो पैसे की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए. ठीक, अगर वो इंक्रीज़ नहीं करती तो हम एक जो कॉमन प्रोवर्ब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, विच इज़ कि आज जो पैसा आपके हाथ में है उसकी वैल्यू ज़्यादा है बिफोर कि आपके पास फ्यूचर में कोई पैसा हो आपको मिले सेम अमाउंट. वो किस लिए कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपके पास आज कोई अमाउंट ऑफ मनी आपके पास पड़ी हुई है तो उसके पास एबिलिटी टू ग्रो है. इन फ्यूचर वो और ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जांपल, आज आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई रिटर्न भी मिलता है तो वो 100 इन द फ्यूचर फॉर एग्जांपल 6 मंथ के बाद वो 110 बन जाता है, वो 120 बन जाता है. अगर आप उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती जाएगी. सो हम ये कह सकते हैं कि मनी इन द प्रेजेंट इज़ वर्थ मोर देन द सेम सम ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. कि आज के दिन में आपके पास जितनी अमाउंट ऑफ मनी है वो किससे ज़्यादा होगी कि फ्यूचर में रिसीव होने वाली सेम अमाउंट से आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ग्रो. क्योंकि उसके पास अभी आज अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उससे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, कोई शेयर्स खरीद सकते हैं जो कि इन द फ्यूचर ग्रो करेंगे और आपको ज़्यादा रिटर्न उनसे मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, imagine you lent our friend $1,000 and he paid you back today. You immediately deposit that money into an account that earns 7% annually. It will be worth 1,070 in exactly 1 year's time. कहते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आपको एक दोस्त ने 1,000 रुपया जो है आपने एक दोस्त को उधार दिया हुआ था और वो जब आपको वापस करता है तो उस मनी को आप किसी भी अकाउंट में जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आप डिपॉजिट करवा देते हैं और उस सेविंग अकाउंट्स का क्या है कि वहाँ से आपको 7% एनुअली रिटर्न मिलेगा. अब जब 1 ईयर का टाइम ख़त्म होगा तो आपको 1,000 की बजाय वहाँ से कितने मिलेगा? आप इसके 7% 1,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आपके पास 70 आ जाता है. तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? 1,070. इट मीन्स कि आपका जो 1,000 था वो एक साल में कितना ग्रो कर गया? 7%. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको यही 1,000 रुपया वो आपका जो दोस्त है वो ये कहता है कि मैं आपको 1,000 एक साल के बाद पे करूँगा और 1,000 ही पे करूँगा, तो आज आपने उसको 1,000 दिया था, 1 ईयर के बाद भी वो आपको 1,000 दे रहा है. लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट करते तो आप उस पर 7% अर्न कर सकते थे. वो 7% का जो इंटरेस्ट रेट था जो आप 70 वो आप नहीं ले सके. अगर आप उस पर डिवाइड माइनस करें इसमें से, यानी कि 1,000 को डिवाइडेड बाय आप 1.07 करें तो आपके पास 934.58 आ जाती है. यानी कि आज आपके पास जो 1,000 रुपया था इसकी फ्यूचर में यानी कि एक साल के बाद इस 1,000 की वैल्यू क्या होगी? 934. तो आप खसारे में रहे. अगर आप इसको इन्वेस्ट कर देते यहाँ इस केस में और एक साल के लिए आप इन्वेस्ट कर देते तो आपको ये आपका 1,000 क्या बन जाता? 1,070, यानी कि ग्रो करके 1,070 हो जाता. लेकिन आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि दोस्त को उधार दिया तो आपका 1,000 साल में उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई. कितनी बन गई? इक्वल टू 934.58. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो फ्यूचर है वो, अगर हम यहाँ पे रीजंस देखें कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्यों स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है. आपको नहीं पता कि इन द फ्यूचर आपकी जो सिचुएशंस होंगी, जो आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो कैसे होंगी.
दूसरी बात ये है कि हम अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि हम फ्यूचर के लिए अगर कुछ सेव करना चाहते हैं तो हम आज अपना जो स्पेंडिंग है हम उसको कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं तो उसमें से मैं फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि 500 मैं अपनी ज़रूरतों पर स्पेंड कर देती हूँ और 500 मैं उसको कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। लेकिन फ्यूचर में आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके पास इनकम आएगी नहीं आएगी, क्या आएगा, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो आज पैसा है हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर दें। लेकिन सेव हम किस तरह से करें कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करे, डिक्रीज़ ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको ये पता है कि रोज़ बरोज़ जो मनी की जो वैल्यू है 1 रुपये की, अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी की, वो डिक्रीज़ करती जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे की कदर है वो कम होती जाती है। तो उस इन्फ्लेशन के जो अफेक्ट है उसको पैसे के ऊपर या मनी के ऊपर हम जब माइनस करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम तो हो रही है, लेकिन हम उसको कंपनसेट कैसे करेंगे कि हम उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दें कि हमें उसके ऊपर रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो वो इन्फ्लेशन का जो अफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से पैसे की कदर कम हो रही है उसको वो माइनस कर सके या सब्स्टिट्यूट कर सके। उसके अलावा थर्ड फैक्टर क्या है कि हम इसके साथ जो है कोई भी अमाउंट जब हम इंटरेस्ट फैक्टर ऐड कर देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में बात की कि अगर हमारे पास 1000 आज है, हमारे पास दो सिचुएशन थी कि 1000 हम या तो इन्वेस्ट कर दें या किसी को बोरो कर दें ऑन द सेम अमाउंट। तो हमारे पास क्या था, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन अगर हम उसे किसी को बोरो कर रहे थे विदाउट एनी इंटरेस्ट कि 1000 दिया तो 1000 ही वापस आएगा, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही थी। डेली रूटीन के अंदर टाइम वैल्यू हमारे किस तरह से, हमें अगर हम बिज़नेस की बात ना भी करें और अगर हम अपनी रूटीन लाइफ की बात करें तो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें हर तरह से अफेक्ट करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, वो हमें अफेक्ट कर ही रहा है। ठीक, किस तरह से कि आज आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आप उस 1000 से मे बी 10 प्रोडक्ट्स, आप गुड्स या सर्विसेज आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर आप उससे उतनी नहीं परचेज़ कर सकें, क्योंकि फ्यूचर में हम ये कहते हैं कि पैसे की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती जाती है। आज अगर आप 1000 रुपये से 10 चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो 6 महीने बाद या साल बाद हो सकता है आप 1000 रुपये से 10 की बजाय आप 9 ख़रीद सकते हो या 8 ख़रीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो वक्त के साथ साथ जो है वो पैसे की जो स्पेंडिंग पावर है वो भी डिक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह से अगर हम स्पेंडिंग की बजाय अगर हम सेविंग की तरफ आ जाएं, तो अगर आज हम कोई पैसा अपने पास सेव कर रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मैं 1 साल के बाद मैं ये चाहती हूँ मैं अपना फ़ोन जो है वो चेंज कर दूँ, और उसके लिए मैं कहती हूँ कि मैं पैसे आज जो मैं मोबाइल लेना चाहती हूँ लेकिन मैं वो नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं आज से इसके लिए ना सेविंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो ताकि मेरे पास साल के बाद फॉर एग्जांपल मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, इस टाइम मेरे ख्याल में 2.5 लाख का है, तो अगर मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपने पास सेविंग करना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन साल के बाद वो आईफोन 2.5 लाख का नहीं होगा, वो मे बी 3 लाख का हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम जो आज सेविंग्स कर रहे हैं उनको इस तरह से सेव करें, वो अपने पास दराज में ना रखें, बल्कि क्या करें, उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें जहाँ से हमें उसके ऊपर रिटर्न भी आता रहे और पैसे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती जाए। इसी तरह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या एक और कॉन्सेप्ट आता है, अब हमने स्पेंडिंग की बात करी, सेविंग, तीसरा चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, बोरिंग, कि हम किसी से उधार ले रहे हैं। अब आज हमने उधार ले लिया लेकिन कल को हमें वापस करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली जो हम जिससे हम बोरो कर रहे हैं वो भी तो ये चाहेगा कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, तो हमें ऑब्वियसली उस जो आज हमने उससे पैसा लिया है उसको हमें जब फ्यूचर में वापस करना है तो हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बरकरार रहे, डिक्रीज़ ना हो। उसके बाद दोबारा से वही कॉन्सेप्ट लगे कि अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है और उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाएं जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ ना हो। अब फाइनेंस, ये तो भी हमने पर्सनल की बात कर ली ना कि पर्सनल लाइफ में स्पेंडिंग पे, सेविंग पे, बोरिंग पे, इन्वेस्टिंग पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो किस तरह से हमें
अफेक्ट करता है और हमें किस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद देता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल की तरफ, यानी कि बिज़नेस फाइनेंस की तरफ। तो बिज़नेस फाइनेंस में हमें टाइम, TVM का जो एब्रीवेशन है दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत सारी जगहों पर अब आपको ये TVM ही मिलेगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ TVM। TVM इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंडिंग में किस तरह से। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग किसको कहते हैं, जब हम प्रिंसिपल की बजाय, प्रिंसिपल के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, जब हम इंटरेस्ट के ऊपर भी हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें कैसे हेल्प करती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमें ये पता चलता है कि हम हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके प्रिंसिपल के ऊपर भी, प्लस जो इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरह से हम फ़ायदे में जाएंगे। इसीलिए हम अगर कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो हम ये प्रेफर करेंगे कि वहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो, सो दैट कि हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ करती जाए तेज़ी के साथ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अभी फर्दर आगे लेक्चर में देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जब हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा और आज उसका हमें क्या फ़ायदा होगा और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा। हम उसकी डिसीजन जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से करते हैं। इसी तरह कैपिटल बजटिंग भी सेम आ जाता है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, हम उनकी उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितने कैश फ्लोज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट की आज ये कॉस्ट है, लेकिन फ्यूचर में इसके मैं ये एंटिसिपेट करते हैं हम कि ये फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज यानी कि इससे हमें रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो हम उस एक इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ए है, इन्वेस्टमेंट बी है, इन्वेस्टमेंट सी है, तो हम इन तीनों की कैलकुलेशंस करेंगे। उन तीनों की हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो हमें फ्यूचर में मिलना है उसकी आज क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी शुड गो फॉर द ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। पर्सनल फाइनेंस डिसीजंस सेम इज़ द केस कि अगर हम कोई इंश्योरेंस बाय करना चाह रहे हैं तो इसका हमें टाइम वैल्यू यानी कि आज इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, फ्यूचर में हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इससे हमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या ये बेहतर है, हमें फ़ायदे में जा रहे हैं। यानी अगर हम फ्यूचर में हम कोई न्यू वन ख़रीदना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम प्लॉट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो हम पहले से हम एंटिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक प्लॉट है जो कि न्यू सिटी फ़ेज़ 1 में है, एक प्लॉट है जो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में, और एक प्लॉट है जो कि टेक्सला में है। तो हम उन तीनों की जो फ्यूचर वैल्यू है वो हम एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 साल बाद ये प्लॉट बेच दूँगी, तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली कि 2 सालों में इन तीनों में से किसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जिसकी मैक्सिमम पे जाएगी ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है और वहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते हुए हम किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट, कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि चीज़ों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। रिस्क है फ्यूचर में, फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टन। फ्यूचर में क्या, जिस तरह अभी आप देखें कि किसी को ये नहीं पता था, इन पिछले 2 सालों में किसी को नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, कोविड की वजह से इकॉनमीज़ बुरी तरह से फ्लॉप होगी, लेकिन किसी को नहीं पता था। फ्यूचर जो है वो हमेशा रिस्की होता है, अनसर्टन होता है, तो उसको हमेशा हम जब भी हम इन्वेस्टमेंट की या सेविंग्स की बात करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात करेंगे, तो हम इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखेंगे कि इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी, रिस्क इसके साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, कौन से रिस्क ऐसे हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनको आप काबू नहीं पा सकते, जिसमें से कोविड आ गया कि ये एक अनसर्टन, और ये आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। इसके जो अफेक्ट्स हैं वो बिज़नेस पे या पर्सनल लाइफ पर आए हैं, उनको हम किसी तरह से भी डील नहीं कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों में जब हम इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, और इसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्पफुल करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमें हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके, और हम किसी बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न आए और हमारी जो शेयर होल्डर वेल्थ है हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें।
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट के ऊपर। सबसे पहले ये कि हम कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम और उसका हमें इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न आएगा, वो हमें गिवन है, तो हम उसकी फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू 2, यानी कि ये सेकेंड ईयर में इसकी क्या वैल्यू आएगी। फ्यूचर वैल्यू 1 यानी कि करंट इसमें क्या है 1 प्लस आई इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 सालों की बात करें हैं तो हम इसकी पावर ले लेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। अगर इसको हम सिंपली यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के में इसका हम फार्मूला देखें तो इट इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी प्लस पी वी इंटू आई इंटू एन। इट इज़ सिमिलर टू द सिंपल इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे एफ वी क्या है हमारे पास, एफ वी इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पी वी इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आई इज़ फॉर द इंटरेस्ट रेट एंड एन इज़ फॉर द नंबर ऑफ पीरियड्स। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो एफ वी इज इक्वल टू पी वी नॉट 1 प्लस आई इंटू एन। यहाँ पर एन जो है वो पावर में चला जाएगा और जब आपके पास मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे यानी कि ईयरली की बजाय हो जाएगा तो यहाँ पर एन की एन डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा और आई डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू इन्वेस्ट 1000 फॉर 3 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। अब 3 सालों के लिए आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया और 6% रेट था और इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या था, सिंपल था। तो हमारे पास फॉर्मूला उसके लिए क्या था, एफ वी इज इक्वल टू पी वी प्लस पी वी इंटू आई इंटू एन। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या थी 1000। ठीक है, यहाँ हमने पुट कर दी। आई हमारे पास गिवन था कितना था 6%, 6% को परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 हो जाएगा। एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 3, आपने वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 1180। इनके आज हमारे पास 1000 है तो 3 साल के बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाएगी 1180। इसी तरह से अगर इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम कंपाउंडेड एनुअली का ले आए तो हमारे पास एक फार्मूला चेंज हो जाएगा यानी कि एन हमारे पास पावर में चला जाएगा। पी वी हमारे पास 1000 आ गया 1 प्लस आई इंटू एन। आई हमारे पास 6% था 0.06, एन हमारे पास 3 था 3 की पावर लगा दी 11191.02। हमारे पास आज अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो 3 साल बाद अगर हम इस पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली करें तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बन जाएगी 1191.02। अगर आप यहाँ पे देखें हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। यहाँ पर आप ये देखें कि ये 1180 थी सिंपल इंटरेस्ट के केस में और कंपाउंडेड एनुअली के केस में ये 1191 थी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट के लास्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, इसलिए हमारे पास जो रिटर्न है वो ज़्यादा आता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है हमारे पास एक और तरीका भी है कि आपके पास जो बुक गिवन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो मैंने आपको बताई थी उसके लास्ट में कुछ टेबल्स गिवन होते हैं। ठीक है, वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमने करना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, अगर आप ये पेज ओपन करें आपके पास जिस तरह यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1000 को हमने 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया 6% कंपाउंडेड एनुअली में। अब हमारे पास 6% है और 3 इयर्स है। यहाँ पर एक साइड के ऊपर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन होंगे और नेक्स्ट दूसरी साइड के ऊपर यानी कि वर्टिकली जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर गिवन है और हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन है। इंटरेस्ट रेट का क्या है, अब आपके पास इंटरेस्ट रेट 6% है, हम 6% पे आ गए, इस 6% वाली रो में आ गए और दूसरी तरफ आपने देखना है ईयर्स कितने। यहाँ से हम आए तो हमारे पास 3 इयर्स थे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर जाकर जब हम इसका क्रॉस मैच करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1.91। हम फॉर्मूले की बजाय हम इस तरह से भी ये वाली फिगर उठाकर हम यहाँ पे लिखें, मल्टीप्लाई करें आप 1000 के साथ तो आपके पास 1191 आ जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर है, आप चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, जिससे आप यहाँ पे देखें जब हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो भी आपके पास वही आंसर आ रहा है और दूसरा आपके पास अगर आप टेबल से कैलकुलेट करें तो भी आपके पास सिमिलर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। अभी हमने फ्यूचर वैल्यू की बात की थी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में हमें कोई अमाउंट मिल रही है उसकी आज क्या वैल्यू होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग करना।
ठीक है। व्हाट अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज वर्थ टुडे गिवन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी फ्यूचर वैल्यू के लिए तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था पी एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई इंटू एन। तो इंटरेस्ट अगर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू को हम यहीं रहने देते हैं, 1 प्लस आई ओवर एन को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ वी ओवर एन प्लस आई ओवर एन। सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज डिस्काउंटिंग एंड व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है कि जब भी हम किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी की हम जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, और जब हम फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल अब हम कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यू विल रिसीव 1000 इन 3 years इफ द डिस्काउंट रेट इज 6%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तीन साल बाद आपको 1000 मिलेगा। सेम एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं। पहले हमने कहा था कि आज हमारे पास 1000, अब हम ये कहते हैं कि 3 years के एंड के ऊपर आपको 1000 मिलेगा और इसकी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6% है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। अब हमें फार्मूला पता था पी वी इज इक्वल टू एफ वी ओवर 1 प्लस आई ओवर एन। फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.06 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 839.62। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई ओवर एन। इसको हमने इस तरह से कर लिया। या फिर आप इसके लिए भी टेबल हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, वहाँ से हम क्या करते हैं कि हम 6% वाले में जाएंगे कॉलम में और वहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हम देखेंगे 3 year वाला, वहाँ से भी हम वैल्यू निकालें तो आपके पास सिमिलर ही आंसर आएगा। यहाँ तक तो था हमारा हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी इंटरेस्ट रेट की जब भी हमने किसी भी सम ऑफ मनी को हमने इन्वेस्ट करना है तो हमने फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, हम फ्यूचर कैश फ्लोज हमें पता है तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है या उसकी फ्यूचर वैल्यू देखनी है, तो वो हम किस तरह से देखेंगे। इस लेक्चर में हमने इसको ओवरकम किया, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किस किस तरह से ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अफेक्ट करता है और इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।